एक मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम नाम आपका? लुबना इमरान। तो ना मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसमें इंडिया के मतलब कि आने वाले कलों में ये प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, वो और चाइना के दोनों के प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया भी चाइना को अब कम्पीट करने जा रहा है आगे, इतना डेवलप हो रहा है और पाकिस्तान इनके लाइन में कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। आपने वीडियो देखनी है, देखने के बाद बताना कि आपको क्या फील हो रहा है, चाइना इतना डेवलप कैसे हो रहा है और इंडिया इतना डेवलप कैसे कर रहा है कि जो चाइना को कम्पीट कर रहा है। ठीक है, चलें वीडियो की तरफ। यस बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे चाइना के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट से। आपने अभी तक यूट्यूब पर कई बार भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियोस देखी होंगी, लेकिन चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स और भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स से उनका कंपैरिजन शायद आज आप पहली बार देखोगे। भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कैसे हैं चाइना के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स, और इतना डेवलप होने के बाद आखिर चाइना किन मेगा प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना ने अगले 10 सालों में अपनी 250 मिलियन की पॉपुलेशन को मेगा सिटीज़ में शिफ्ट करने का टारगेट रखा है। तो चाइना वो सब आखिर कैसे करेगा? जिसके लिए चाइना जाना जाता है वो है उसकी रेलवेज़। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेव चाइना में ही चलती है और 2019 में चाइना ने फिर से एक और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में काम शुरू किया दौड़ेंगी। इसके बीच करीबन 12 स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिसमें बुलेट ट्रेन को गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 घंटों का समय लगेगा। अब इस रूट पर जो सबसे तेज ट्रेन चलती है यानी अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेस, वो भी 6 से 6.5 घंटे आराम से लेती है। इस रूट के करीबन 8 स्टेशंस गुजरात में ही बनेंगे और बाकी 4 स्टेशंस गुजरात के बाहर। लेकिन अभी सरकार को इस रूट पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो है लैंड एक्विजिशन। बार बार उन लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिनकी ज़मीन इस कॉरिडोर के बीच आ रही है। साथ ही अभी नई आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी इस प्रोजेक्ट को लेकर रुख थोड़ा सा ढीला है, जो शायद इस प्रोजेक्ट पर उतनी क्या लग रहा है आपको ये वीडियो देखने के बाद, क्या फील किया आपने? हाँ, मेरी नज़र में देखें, चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और चीन जो है वो सुपर पावर बन रहा है। चीन का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। उनके अंदर यूनिटी है, फेथ है, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उनका जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, वो ये है कि वहाँ पे आपको इक्वल जो है ना, आपको मतलब वहाँ पे हर बंदे के साथ इक्वालिटी है। हाँ, इक्वल राइट्स हैं वहाँ। आप वो कुछ नहीं कर सकते जो आप पाकिस्तान में करें। हमारे पाकिस्तानी दूसरे मुल्क जाके बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ वो लगते हैं कि पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली। देखें ना, अगर हम चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को तो कंपैरिजन हो ही नहीं ना सकता। इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है अपने हर सेक्टर में, जीडीपी देख लो, इकोनॉमी देख लो, हर चीज़ में आगे जा रहा है। तो पाकिस्तान कब करेगा इतना डेवलप? और देखें इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के और चाइना के, दोनों कंपैरिजन करें, रेलवेज ट्रैक का कर लें, आप किसी भी आईटी के फील्ड में कर लें, आप डेवलप देख लें, तो इंडिया जो है चाइना को कम्पीट कर रहा है। तो पाकिस्तान इसके लाइन में नहीं जा रहा, तो पाकिस्तान कब इतना डेवलप करेगा अपने आप? अगर हम चीन के साथ ऐसे ही लगे रहे ना, आई थिंक हम भी बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए, हमारे सबसे जो मेन रीज़न है हमारे हुक्मरान है, जिन्होंने कभी इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इंशाल्लाह अब ये देखिए, एक वो जिसको हम कहते हैं वो मर्द मुजाहिद आया है, सारे ने उसकी टांगें पकड़ ली। अब हम क्या कर सकते हैं आप बताएं? हम आवाम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस दुआएं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि अगर हम चीन के साथ लगे रहे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप गिलगित बल्तिस्तान आप जाएँ देखें, वहाँ पे आप देख के हैरान हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है वहाँ की। वहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हाँ जी, तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि चीन का हमें साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी रहा इंडिया की आप पॉपुलेशन भी देख लें, हमसे कितनी ट्रिपल है, बल्कि ट्रिपल भी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है, जहाँ आवाम ज़्यादा होती है वहाँ सोचने समझने की सलाहियतें भी ज़्यादा होती हैं आई थिंक, और वहाँ पे नॉलेज भी है। यहाँ पे बस हमें रट्टा सिस्टम सिखाया जाता है, कोई तालीम की तरफ कम तवज्जो दी जाती है। तो इंशाल्लाह क्या लगता है कि इंडिया के डेवलप होने के पीछे उनके तालीमी सिस्टम लगता है, या उनकी आपको लगता है कि हुकूमत, जो उनके जो लोग हैं वो अपने साथ लॉयल है, वेल एजुकेट है, इसीलिए वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं? वेल एजुकेट, क्लेवर, जिसको आप कहते हैं ना क्लेवर, वो किसी भी चीज़ को कॉपी करने में बहुत माहिर है। हाँ जी।
तो किसी भी चीज़ को पाकिस्तानी क्यों नहीं कॉपी कर सकते? पाकिस्तानी सिर्फ गलत कामों के अंदर ही उनका दिमाग चलता है, सीधे कामों में क्यों नहीं चलता? डेवलप क्यों नहीं होना चाहते? ये तो मैंने आपको बताया ना कि इस मामले में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। हमारे सारे बड़े ऐसे ही गुजर गए, तो बस इनको यही है कि हमने पैसा जमा करना है। आई थिंक मेरे ख्याल में बस ये कॉपी इसी मामले में है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, नॉलेज का नहीं कोई शौक नहीं। अगर पैसे के पीछे भी जाते तो आज दुनिया में हमारा किसी सेक्टर में तो नाम होता, हमारा किसी सेक्टर में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन में है हम बहुत ज़बरदस्त आगे। ये बहुत अच्छा था। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे कुछ और कहेंगे। ये करप्शन का मैं पक्का हो गया, वाकई ऐसे ही है। उसमें हमने किया है, अब बस क्या। तो हमारे जो से लीडर हैं ये इतने तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हो पा रहे दूसरे मुल्कों के? देखिए तरक्की याफ्ता कैसे होंगे? इनका मकसद ये है कि सिर्फ हमने पाकिस्तान को लूटना है और यहाँ से हमने निकल जाना। अपनी अपनी जेबें भरनी है, हर बंदे का ये सोचे, तो हम कैसे करें? तो आपने वीडियो देखी तो आपने क्या फील किया वीडियो देख के? सर देखें, सबसे जो पहली बात है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। 70 सालों के अंदर कोई भी हमारी गवर्नमेंट पूरी नहीं हुई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की जो मेन वजह है वो अपने ज़ाती मफादात हैं। अगर जो है वो सियासतदान अपने मफादात को पीछे करके, पसे पर्दा करके मुल्की मफादात को देखें और कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका दें, तो सबसे जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पहली चीज़ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी हमें एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हम एक टेक्निकल एजुकेटर पैदा करते हैं और उसको किसी भी बड़ी फर्म के अंदर अगर हम इंटर्नशिप का मौका देते हैं, इसका मतलब है कि हम एक बिज़नेस तैयार कर रहे हैं। एक बिज़नेस का मतलब है कि हम एक फ़ैमिली तैयार कर रहे हैं। एक फ़ैमिली तैयार करने का मतलब ये है कि एक चीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एक बिज़नेस की बजाय जो है वो जॉब्स जो है वो क्रिएट की जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जी हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जो दुनिया है वो इस टाइम इंटरेस्ट का नाम है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें या दुबई की बात करें तो उन्होंने जो है इसराइल को जो है तस्लीम कर लिया है। उसके बाद आप पिछले दिनों में देखें कि इसराइली सदर जो है वो टर्की गया हुआ था, तैयब उर्दगान के साथ उन्होंने जो बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साइन किए हैं। तो हमें हमारा जो दुनिया के साथ सबसे पहला ताल्लुक है वो इंटरेस्ट का है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ कर रहा है। भाई इंडिया चाइना के साथ कर रहा है तो चाइना भी जो है मुफादात का दोस्त है। तो हमें इस तरह की अट्रैक्शन पैदा करनी पड़ेगी कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा मुकाबला अपने साथ है, हमारा इंडिया के साथ नहीं है। अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर जो है वो सेकंड बिगेस्ट हब ऑफ आईटी है। बेंगलोर की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया के बाद जो है वो बेंगलोर का नाम है। तो इंडिया जितना पैसा आईटी के साथ कमा रहा है अपनी फ्रीलांसिंग के ज़रिए, उतना टोटल हमने दुनिया का कर्जा देना है। तो हमें उसके साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि अपनी जो ग्रोथ रूट्स पे चीज़ें उनको सही करें। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि एजुकेशन के साथ हम टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करें। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि जी हम अपनी जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है हम उसको डेवलप करें। क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो है मेरे अंडर आती हैं, तो मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी हैं कि जितनी छोटी इंडस्ट्री हमारे मुल्क के अंदर होगी उतनी ही हमारी जो कौम है ना वो ऊपर जाएगी। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। इससे ये होगा कि हमारी जो है इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो अब अगर हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 80% है और एक्सपोर्ट्स हमारी जो 20% है। दूसरा ये है कि हमें अपने मुल्क के मुताबिक पॉलिसी मेकिंग की जो है करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से जो है वो हमारा 60% जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और हमें हर साल जो गंदम और चावल इंपोर्ट करना पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सर हमारी पॉलिसीज़ हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड हैं वो कम हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है और हम जो है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो हमारा माफिया वो बड़ा तगड़ा है, वो लैंड्स ख़रीदी जा रहा है और जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है। लाहौर है उसका पता ही नहीं है कि जी वो कितना एक्सपैंड हो गया। ठीक है, अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जी वर्टिकल डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, वो हर शहर में उस लेवल के मुताबिक की जाए। लाइक गुजरांवाला है, गुजरांवाला में डेवलपमेंट होता है कि गुजरांवाला के लोग इधर ना आए, बल्कि गुजरांवाला के सराउंडिंग के लोग वहीं पर रहें। रहीम यार खान के जो लोग हैं वहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट की जाए। तो तब देखा जाए, हम देखते हैं कि हम आज़ाद तीनों ही इकट्ठे हुए थे। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो इस वजह से कर रहा हूँ कि हम आज़ाद तीनों इकट्ठे हुए थे, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। अभी आप देखोगे तो चाइना 2 साल बाद हुआ। हमने चाइना को कर्जा भी दिया, ये भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ। तो देखो अभी चाइना किसी भी कंट्री के साथ कम्पीट करने के मुकाबले सबसे ऊपर जा रहा है।
क्या वजह लगती है? सर सबसे जो बड़ी वजह है ना चाइना की, देखिए उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया है। उसके बाद उनके मुल्क के अंदर जो 60 ईयर्स के बाद कोई बंदा रिटायर होता है ना, उनको जो है ना, हमारी एक होती है एक्टिविटी थ्योरी। एक्टिविटी थ्योरी का मतलब ये है कि जो हमारे कंट्रीज़ के अंदर डोरमेंट पीपल हैं, लाइक के जो एक्टिव नहीं है, उनको वो एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं। उनका 60 ईयर्स के बाद हर बंदा जो है वो कोई बंदा गोडी कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा जो है उसको इस तरह के काम पे उन्होंने इंडल्ज किया है कि जहाँ पे वो उसको जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सके। वहाँ पे देखिए 80 ईयर्स का बंदा वो भी काम कर रहा है। सबसे सर बड़ी जो है ना वजह ये है। दूसरी सर ये है कि चाइना का भी तकरीबन जो 70 to 80% जो रकबा है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। उन्होंने क्या किया है, हमारे यहाँ पे 45 एकड़ जो है फसल पैदा हो रही है और वहाँ पे 110 एकड़ हो रही है एक एकड़ के अंदर। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उस पर उन्होंने बड़ा काम किया है। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है? हमें स्कूल एक लैब है, तो 10 गवर्नमेंट स्कूल हैं और उनके लिए एक लैब में प्रैक्टिकल हो रहा है। सरकारी टीचर है वो लिखवा देता है ये प्रैक्टिकल लिख लें। किसी को जो है 30 में से 28 नंबर दे दिए, किसी को 27 में दे दिए, किसी को कुछ दे दिए। तो बात ये है कि हमें जो है वो अपने बेसिक से जो है काम करना पड़ेगा। आप चाइना की ग्रोथ करने के पीछे आपको क्या वजह लगती है? सर चाइना के लोग उसके साथ ज़्यादा लॉयल है। सर सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि दुनिया के अंदर जितनी भी जंगजू कौम है ना, सबसे बड़ी चाइना है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो अपने एग्रीकल्चर पे बहुत काम किया है। और इंडिया? तीसरी चीज़ इंडिया की अगर हम बात करें, देखें इंडिया सबसे जो है वो दुनिया के अंदर इस वक्त जो सेकंड हाईएस्ट जो पैसा कमाने का ज़रिया वो IT है। तो आप इंडिया की IT को देख लें। दूसरी चीज़ ये है कि जी इंडिया ने जो है वो उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट बहुत कम है। तीसरे नंबर पे जी दुनिया के अंदर, दूसरे नंबर पे ट्रक बनाने वाला कंट्री है वो। उसके बाद दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर गाड़ी बनाने वाला मुल्क वो बन गया। ठीक है, और वहाँ के जो किसान है खेतों से जो है वो गवर्नमेंट उनकी चीज़ें उठा के लेके जाती है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो माफिया है वो स्टॉक कर लेता है चीज़ों को। उसके बाद जो 2200 रुपये किसान ने गंदम बेची है वो बाद में 3200 रुपये बिकती है। तो बात ये है कि हम पहली हमारा जो माशी से भी जो ज़्यादा मसला है ना, वो हमारा अखलाकियात का मसला है। हमारे सिस्टम को हसन निसार कहता है कि तेज़ाब से गुसल देने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा ये सिस्टम कब ठीक होगा? हम कब दुनिया के साथ कंपीट करेंगे? हम कब? बात ये है कि मैं करता हूँ इंडिविजुअल से शुरू। अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार ये बंदी है, ये बंदा ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं अगर खुद सही नहीं कर रहा, मैं क्यों किसी से क्वेश्चन करूँ? तो सर हमें सबसे पहले जो है ना वो अपनी अखलाकियाँ ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, हमें जो है वो हमारा दीन ये सिखाता है। गोरे हैं ना, गोरे और हमें क्या फ़र्क है? गोरों के अंदर जो है सिर्फ ईमान की कमी नहीं है, नहीं तो वो वैसे ही मुसलमान है जो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में होते थे। इसीलिए वो शायद हमसे बहुत आगे। जी, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। पहले अखलाकियात पे काम हो, अखलाकियात के बाद ये हमें अपनी बेसिक एजुकेशन है वो हमें बड़ी ज़बरदस्त करनी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, चौथी बात ये है कि जी मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। और मुझे बताएं आप कितने पॉइंट्स बताऊं मैं? बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया आपने हमारे व्यूवर्स को, देखने वाले यकीनन आपके नॉलेज से उनको भी फ़ायदा हुआ होगा जो आपने बताया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भाई का बोलना कैसा लगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। टेक इनको भी दे दो यार एक।